हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिनकर क्लासेस। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण खोजें। अब इसमें है क्या, जैसे आप जानते हैं कि विज्ञान के बहुत सारे उपकरण हम प्रयोग करते हैं और उन सारे उपकरणों को किसी ने बनाया है या किसी ने इसकी खोज की है। तो उन्हीं खोजों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण खोजों को हमने शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बहुत ही ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो जैसे पहला है आपके सामने, पहले वैज्ञानिक लिखे हुए हैं हेनरी बेकुलर। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1852 से लेकर 1908 तक रहा है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो इन्होंने दो चीज़ों की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की भी खोज की थी और गामा किरणों की भी खोज की थी। ठीक है, तो दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी के निर्माता हेनरी बेकुलर, साथ साथ गामा किरणों की खोज भी हेनरी बेकुलर ने ही की थी। आगे देखते हैं, अगले वैज्ञानिक का नाम है नील बोर। नील बोर, इनका जो कार्यकाल रहा वो 1885 से 1962 तक रहा है। ये कहाँ के थे? ये डेनमार्क के थे और इन्होंने जो है इन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल दिया। मतलब इन्होंने ये बताया कि परमाणु की संरचना जो होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, और इन्हें जो है इसके लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये कि नील बोर को 1922 में किसके लिए पुरस्कार, किस खोज के लिए पुरस्कार मिला है? तो उसका जवाब होगा परमाणु की संरचना का मॉडल तैयार करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि परमाणु की संरचना का मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो इसका जवाब होगा नील बोर। या फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु संरचना के मॉडल के लिए 1922 में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो उसका जवाब भी होगा नील बोर। और ये भी पूछ सकता है कि नील बोर कहाँ के थे? तो ये डेनमार्क के थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक लाइन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनके तैयार होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हेनरी केवेंडिश 1731 से 1810 तक इनका कार्यकाल रहा। ये ब्रिटिश के थे और क्या कहते हैं, इन्होंने हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज की थी। मतलब हाइड्रोजन जो एक प्रकार का आपका तत्व है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का पहला तत्व है ना, हाइड्रोजन, जो कि आप जानते हैं कि सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा होता है, जिसमें जो हाइड्रोजन होता है ये ईंधन के रूप में व्यवस्थित होता है। 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं जिससे सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस हाइड्रोजन तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। ठीक है, अगले हैं जेम्स चैडविक। ये भी कहाँ के थे? ब्रिटेन के ही थे और इन्होंने जो है 1932 में परमाणु की संरचना की खोज की कि जो एक परमाणु होता है वो कैसे होता है। तो इन्होंने बताया था कि एक परमाणु होता है और उस परमाणु का एक नाभिक होता है। नाभिक में 2 तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तथा नाभिक के बाहर की जो कक्षाएं होती, सॉरी गलत बता दिया मैंने। नाभिक के केंद्र में 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? मतलब 2 अणु होते हैं, कण। वो दोनों कण कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नाभिक के चारों ओर उसकी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए एक अणु और होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इन्होंने परमाणु की संरचना दी थी कि जो परमाणु होता है उसका एक केंद्र होता है, उसके चारों ओर उसकी कक्षाएं होती हैं। और इन्होंने ये बताया था कि जो परमाणु का कण होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और जो कैसा होता है? आवेश रहित होता है। तो इन सब के बारे में चैडविक ने बताया था। तो ध्यान रखना कि परमाणु रचना में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। अगला है कॉपरनिकस। 1473 से 1543 तक इनका कार्यकाल रहा। ये थे पोलैंड के रहने वाले। ये खगोल शास्त्री जो थे पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर ये घूमती है। मतलब इनका कहना था कि पृथ्वी एक ही स्थान पर रुकी हुई नहीं है, ये एक सूर्य है जिसकी कक्षा है और उस कक्षा में जो पृथ्वी है वो चारों ओर जो है घूम घूम कर
चक्कर लगाती है। तो ये जो है किसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था। आगे क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी जो हैं इनका कार्यकाल 1867 से 1934 तक रहा। ये पोलैंड की निवासी थी, पोलैंड की वैज्ञानिक थी। बाद में फ्रांस में इन्होंने नागरिकता ग्रहण की थी, मतलब ये पोलैंड में इनका जन्म हुआ था, बाद में ये फ्रांस में रहने लगी थी और इन्होंने रेडियम तत्व की खोज की थी। ठीक है, इसके लिए इन्हें जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, एक बार 1903 और एक बार 1905 में। तो ये क्वेश्चन इसमें आता है कि रेडियम की खोज किसने की, तो इसका जवाब होगा मैडम क्यूरी। या फिर रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो इसका जवाब होगा नोबेल पुरस्कार मिला। और इसके लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला, तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला, 1903 में और 1911 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला पॉइंट है आपका, जॉन डाल्टन 1776 से लेके 1844 तक इनका कार्यकाल रहा। ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे और इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने गुणित अनुपात का भी नियम दिया, इन्होंने ही इसको प्रतिपादित किया था। तो इस वजह से ये जाने जाते हैं। तो इसमें से विशेषकर ये क्वेश्चन जो है आपका, ये वाला क्वेश्चन सॉरी जो है, मतलब ये परमाणु के सिद्धांत जो इन्होंने दिया था वो जॉन डाल्टन ने दिया था, ये ज्यादातर पूछा जाता है। आगे है चार्ल्स डार्विन। तो जो चार्ल्स डार्विन है इनका कार्यकाल 1809 से 1882 तक इनका कार्यकाल रहा और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये भी ब्रिटिश के निवासी थे। ठीक, और इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत फेमस है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि ये पुस्तक किसकी है, तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट डार्विन की ये पुस्तक है और इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है, प्राकृतिक वर्ण जिसे नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, तो इसके बारे में जो है जानकारी दी गई है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। ठीक, अगले वैज्ञानिक है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने प्रकाश के सिद्धांत के साथ सापेक्षिकता के सिद्धांत का वर्णन किया है, बहुत ही फेमस जो है ये वैज्ञानिक रहे हैं। 1879 से लेके 1955 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे और बाद में इन्होंने अमेरिका जाकर, मतलब अमेरिका में इन्होंने निवास किया। तो एक तरीके से बात की जाए तो ये जो है थे, मतलब इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, जर्मन में, लेकिन इन्होंने अमेरिका में जाके अमेरिका की नागरिकता को ग्रहण किया था। इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता के सिद्धांत E बराबर mc² का वर्णन किया है। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की है और जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो E बराबर mc², तो m द्रव्यमान होता है, E ऊर्जा होती है और c जो होता है ये प्रकाश का वेग होता है। तो जो ऊर्जा होती है ये द्रव्यमान और उसके प्रकाश के वेग के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होती है। अगला है विलियम हार्वे। अगले वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे। 1578 से 1657 तक इनका कार्यकाल चला। ये ब्रिटिश के डॉक्टर थे, इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की, मतलब रक्त का सर्कुलेशन जो पूरे शरीर में होता है वो किस प्रकार से होता है, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की तथा इन्होंने कार्यकी एवं भ्रूणकी का भी प्रयोगात्मक अध्ययन किया है। अगले व्यक्ति हैं एडवर्ड जेनर। 1749 से लेकर 1823 तक इनका कार्यकाल रहा। ये इंग्लिश डॉक्टर, मतलब कुल मिला के इंग्लैंड के डॉक्टर थे। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज करता है। अगला है जोसेफ लिस्टर। इन्हें जो है इनका कार्यकाल 1827 से लेकर 1912 तक रहा। ये भी ब्रिटेन के ही एक सर्जन थे। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया। एक प्रकार के इससे जो एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है उसके बारे में जानकारी दी किसने, जोसेफ लिस्टर ने दी। ठीक है, अगला है जोसेफ प्रिस्टले। 1733 से लेकर 1804 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भी ब्रिटेन के ही थे। ये रसायन शास्त्री थे, केमिस्ट्री से संबंधित थे। ये इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन जिस पर हमारा जीवन निर्भर है
उसकी खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। और ये गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी इन्होंने विकास किया था। अगला है डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन, 1845 से लेकर 1923 तक इनका कार्यकाल चला। ये भी जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक्स-रे किरणों की खोज की थी। एक्स किरणों की इन्होंने खोज की थी और एक्स किरणों को रॉन्टजन रेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रॉन्टजन ने ही इसकी खोज की थी। आगे है रॉबर्ट हुक। ये इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक में कोशिकाओं को देखा, मतलब मृत हो गया पौधे ऐसे जो मर चुके हों उसमें भी इन्होंने कोशिकाओं को देखा था। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य था। मरे हुए पौधे में इन्होंने जो है कोशिका की खोज की थी। तो इस वजह से रॉबर्ट हुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो कोशिका की खोजकर्ता भी रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। इन्होंने सन 1965 में इन्हें सेल की संज्ञा दी थी, मतलब ये कोशिकाओं को सेल भी कह सकते हैं। ये 1665 में जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा बताया गया। इन्होंने पदार्थों की प्रतिस्थता का भी अध्ययन किया है। अगला है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो कुल मिला के रदरफोर्ड का कार्यकाल 1871 से लेकर 1933 तक चला। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो ये ही तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार क्वेश्चनों में आता है कि परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड है। अगला क्वेश्चन है, अगले वैज्ञानिक है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1881 से 1955 तक इनका कार्यकाल चला है। ब्रिटिश ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, अर्थात ये बैक्टीरिया के विशेषज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। तो लाइसोजाइम तो थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन पेनिसिलिन बहुत पूछा जाता है कि पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, आगे है गैलीलियो। गैलीलियो का कार्यकाल 1564 से लेकर 1642 तक चला। ये इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया और कॉपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया और गति जड़त्व का नियम भी दिया था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, टेलीस्कोप की खोजकर्ता गैलीलियो, जिसे हम दूरबीन भी बोलते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन्होंने कॉपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया और साथ साथ इन्होंने जड़त्व का नियम भी दिया है। जड़त्व का नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में ही रहेगी और यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। ठीक है, आगे देखिए, अगले व्यक्ति हैं आपके आर्यभट्ट। 476 से 520 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ये बहुत ही जो है हमारे इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इतिहास की घटनाओं में हम इनको पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती, मतलब इनकी जो रचना है उसका नाम है आर्यभट्टीय या आर्यभट्टियम। ठीक, इन्होंने गणित एवं खगोल की कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है ना। तो कॉपरनिकस को तो आपने पढ़ा ही कि उन्होंने इसकी जानकारी दी थी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन इसकी जानकारी हमारे इतिहास के समय के एक व्यक्ति आर्यभट्ट हैं, इन्होंने भी इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जगदीश बोस। 1858 से 1937 तक इनका कार्यकाल चला था। इन्हें मार्कोनी से इन्होंने मतलब बेतार प्रणाली का प्रदर्शन इन्होंने किया था। तो ये जैसे बेतार प्रणाली के लिए मार्कोनी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये इन्होंने मतलब जो जगदीश चंद्र बोस हैं, मार्कोनी नामक व्यक्ति से पहले ही इन्होंने बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था और उन्होंने वनस्पति में संवेदनशीलता और अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन भी किए। इन्होंने बोस आइंस्टीन की स्थापना की। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी प्रयोग जो है आविष्कार इन्होंने किया। क्रेस्कोग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्रेस्कोग्राफ की खोजकर्ता कौन है? जगदीश चंद्र बोस हैं। आगे देखिए, अगले व्यक्ति हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1888 से लेकर 1970 तक इनका कार्यकाल चला। ये रमन प्रभाव के लिए जाने जाते हैं और इसके लिए इन्हें 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत किया गया था, जिसके तहत जिसके महत्व को देखते हुए
प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया और साथ साथ जो है 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं ये, रमन प्रभाव की खोजकर्ता हैं ये। इन्हीं के खोज की वजह से 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत रत्न इनको 1954 में मिला और 1958 में इनको लेनिन शांति पुरस्कार मिला। अगले व्यक्ति हैं बीरबल साहनी। कार्यकाल रहा 1891 से 1949 तक। ये प्रसिद्ध जो है वनस्पति विज्ञान से संबंधित व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्मों की सजातीय और संरचनात्मक व्यवस्था पर निर्णायक खोज किया था। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं मेघनाथ साहा। 1893 से 1956 तक इनका कार्यकाल चला। भौतिक के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे ये। मात्र 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को ग्रहण किया तथा तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। उनकी अनुपम कृति द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर सलीम अली। 1897 से 1987 तक इनका कार्यकाल रहा। ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्स मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पक्षी विशेषज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने 1876 में पद्म विभूषण तथा 1983 में इन्हें जो है वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले व्यक्ति हैं आपके होमी जहांगीर भाभा। 1908 से 1966 तक इनका कार्यकाल 1909 से 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे, है ना। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे कब? 1948 में। ये परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना गया, इसके ये संस्थापक भी रहे हैं। और वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। और वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR के भी पहले निदेशक रह चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप समझ सकते हैं। इनका योगदान बहुत सारे क्षेत्रों में रहा है। ठीक है, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगले व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1910 से 1995 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1883 में इन्हें जो है विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया गया है। और सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा गया है। तो इन्हीं के नाम पर चंद्रशेखर सीमा का निर्माण किया गया। और चंद्रशेखर सीमा जो है ये सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान के बराबर एक चंद्रशेखर सीमा होती है। अगले व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना। 1992 इन्होंने अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और अनुवांशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्होंने अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त किया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1968 में इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट खोज इनकी है अनुवांशिक कोड, है ना, कि अनुवांशिक कोड का जो है निर्माण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला है सतीश धवन। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे इसरो भी कहते हैं, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण उपग्रह जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्हें सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया था। तो ध्यान रखना, ये सारे कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बार बार पूछा जाता है कि इसरो के जो है अध्यक्ष के रूप में किन्होंने कार्य किया है, तो उनका जवाब है सतीश धवन। और इन्हीं के प्रयासों से पहला उपग्रह आर्यभट्ट
है ना, रोहिणी, एप्पल, ये सारी चीजें जो है भेजी गई। आगे है विक्रम साराभाई भाई, 1919 से 1971 तक इनका कार्यकाल रहा। विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी ये रहेंगे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना जो है किसने की है, विक्रम साराभाई ने की है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। फिलहाल ये टॉपिक अब जो है खत्म हो चुका है, ठीक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको एक बार और दोहरा लीजिएगा। इसमें कुछ समझाने वाला या बात कीजिए कोई ट्रिक नहीं बन पाई थी, इस वजह से आपको इसको केवल थॉट के माध्यम से ही बता दिया गया है। तो एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये हल्का हल्के में मत लीजिएगा, इस टॉपिक को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए जो भी मैंने बताया है इसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन जो है पेपरों में बन के आया है। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और चैनल पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि लोगों के पास जो है मतलब ये हमारा चैनल पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सके। साथ साथ हमें भी जो है इसका थोड़ा बेनिफिट मिल सके। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हमें वीडियोस बनाने में और भी जो है मेहनत करने में अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, बाय बाय एंड जय हिंद।